हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस फ्रॉम बेसिक्स में। और जैसे कि आप सभी को पता है, हमारी बात चल रही थी कांग्रेस की स्थापना की। और कांग्रेस की स्थापना के जैसे अगर देखा जाए तो ये हमारी कब हो गई थी, लगभग 1885 में। इसके बाद हमने देखा था उदारवादी चरण हमारा लगभग चला था 1905 तक। अब इसके बाद जो चरण स्टार्ट होगा वो हमारा स्टार्ट होगा द्वितीय चरण, यानी इसको अगर बात आती है तो उग्रवादी चरण। उदारवादी के बाद में फिर आ गए हमारे उग्रवादी। उग्रवादियों को ही बोला जाता था गर्मपंथी या अतिवादी। तो ये जो चरण हमें देखने को मिलेगा 1905 से लेकर 1919 तक। तो दोस्तों, इसकी पीडीएफ जो है आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा, और साथ ही आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं इसमें क्या होता है उग्रवादी चरण में। तो उग्रवादी जो नेता थे वो उदारवादियों के बिल्कुल ही विपरीत थे, क्योंकि उदारवादी जो थे, तो उदारवादी बिल्कुल डिफरेंट थे हमारे किन से, उग्रवादियों से। क्यों? क्योंकि उदारवादी नेताओं की जो नीतियां थी वो कैसी थी, अनुनय विनय की। मतलब वो रिक्वेस्ट करते थे अंग्रेजों से कि आप हमारा काम कर दो, हमें ऐसी ऐसी दिक्कत हो रही है। लेकिन उनकी बात को कहीं भी सुना नहीं जाता था। तो अब इनकी जो नीतियां थी उसके बावजूद जब इन्हें कुछ हासिल नहीं हुआ, तो कांग्रेस के भीतर एक नया गुट निकल के सामने आया। आप उसे गुट कह सकते हैं या ग्रुप कह सकते हैं। तो इसी ग्रुप को बोला गया उग्रवादी या अतिवादी। तो उग्रवादी या अतिवादी की बात आती है तो यहाँ पर उग्रवादी क्यों, क्योंकि इनकी जो भावनाएं थी वो काफी ज्यादा उग्र थी, इसीलिए उग्रवादी कहा गया। और अतिवादी यहाँ पर अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं अंग्रेजों ने इतनी ज्यादा अति मचा दी थी कि उनकी अति बर्दाश्त कर पाना मुश्किल था। तो इसी वजह से यहाँ पर अतिवादी निकल के आए, क्योंकि जब इनकी जो डिमांड चल रही थी वो इनकी डिमांड चल रही थी 1885 के बाद से। 1885 के बाद से 1905 तक ये डिमांड करते जाएंगे, और इनकी डिमांड का कोई नतीजा नहीं निकलेगा। जिस कारण ये फिर अंग्रेज जो होंगे यहाँ पर एक तो सबसे बड़ी बात कर देंगे बंगाल विभाजन। तो बंगाल विभाजन हो जाएगा, तो इस बात से जो गरम दल और नरम दल है उनके बीच में विवाद हो जाएगा कि मतलब अब 20 साल हो गए कहते कहते कि अंग्रेजों से कि हमारा भला कर दो, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं है। और उसके बाद भी उन्होंने हमारा बुरा कर दिया, बंगाल विभाजन कर दिया, यानी हिंदू मुस्लिमों को क्या कर दिया, अलग कर दिया। तो ये काफी सारी बातें हमें देखने को मिलेंगी इस दौरान। तो उसी वजह से यहाँ पर अलग जो उग्रवादी थे इनकी बिल्कुल विचारधाराएं अलग थी। तो ये लड़ाई झगड़े में विश्वास रखते थे, ना कि आपके समझौते में या फिर अगर देखा जाए अनुनय विनय में। उदारवादी राजनीतिक उत्तेजना के साथ राष्ट्र का पुनर्निर्माण नहीं करना चाहते थे। वो नहीं चाहते थे कि जो उदारवादी थे वो नहीं चाहते थे कि राजनीतिक उत्तेजना मतलब जनता जो है वो भड़के और उसके बाद में राष्ट्र का पुनर्निर्माण हो, मतलब अगर देखा जाए तो डेवलपमेंट और ज्यादा अच्छा हो। वो चाहते थे कि अंग्रेज जैसा कर रहे हैं वैसा चलता रहे, लेकिन हमें कोई दिक्कत ना हो। वे सरकार के साथ सहयोग के पक्षपाती थे, मतलब अंग्रेजों का साथ देना चाहते थे। लेकिन उग्रवादी इसके विपरीत, यानी उग्रवादी सरकार के साथ असहयोग और नौकरशाही के साथ संघर्ष करना चाहते थे। क्योंकि उग्रवादियों के साथ, अगर उग्रवादी जो थे उनके साथ गलत व्यवहार हो रहा था तो वो सरकार का क्यों सपोर्ट करेंगे, तो इसीलिए उन्होंने उनका असहयोग करा। और नौकरशाही मतलब अगर कहीं पर कोई भी अंग्रेज व्यक्ति नौकरी पर है तो उनकी डिमांड थी कि भारतीयों को भी नौकरी दी जाए। और इसी बात के लिए नौकरशाही के साथ भी उनकी लड़ाई थी कि मतलब अगर कोई न्यायालय है तो न्यायालय में अगर बात आती है कोई भी न्यायाधीश होगा तो वो अंग्रेज होगा, और अंग्रेज कभी भी भारतीयों के लिए फैसला नहीं सुनाएगा। तो इस बात के लिए नौकरशाही मतलब और भी जितने डिपार्टमेंट थे उस बात को लेकर इनका विवाद चला। उग्रवादी प्रारंभ में उदारवादी नीति के आलोचक थे। मतलब उग्रवादियों को जो उदारवादियों की नीति थी वो बिल्कुल पसंद नहीं थी, इसीलिए उनकी बुराई करते थे, आलोचक थे। बाद में इसी कारण इस ग्रुप को गर्म दल बोला गया, क्योंकि ये बिल्कुल सेपरेट थे, इनकी भावनाएं बिल्कुल काम करने के लिए अलग थी। तो इनको गर्म दल के नाम से जाने लगा, क्योंकि इनकी जो नीतियां थी वो उदारवादियों से भिन्न यानी अलग थी। तो उन्हीं चीजों को मद्देनजर देखते हुए फिर इनका जो बिल्कुल ग्रुप था वो सेपरेट हो गया। कांग्रेस के अतिवादी नेताओं में तो यहाँ पे लाल, बाल और पाल, तो हमें ये तीन नेता देखने को मिलेंगे। तो कांग्रेस के अतिवादी नेताओं में लाला लाजपत राय यानी लाल, ये हमारे लाल हो गए। दूसरे बाल गंगाधर तिलक यानी कि बाल। फिर तीसरे हमें देखने को मिलेंगे विपिन चंद्र पाल, तो पाल। तथा इनके अलावा एक एक्स्ट्रा हमें देखने को मिलेंगे अरविंद घोष। तो इनका आगे चल के नाम आएगा, इनकी भी अलग अलग घटनाएं बहुत ही ज्यादा फेमस हैं। तो लाल बाल पाल ये तीनों नेता काफी ज्यादा फेमस थे जो अतिवादियों में थे। जैसे अगर हम उदारवादियों में देखें तो दादा भाई नौरोजी, जो अगर हमने उधर देखा था कि दादा भाई नौरोजी हमें देखने को मिले थे, या फिरोज शाह मेहता देखने को मिले थे, या हम देखें तो गोपाल कृष्ण गोखले, या एस एन बनर्जी,
तो ये अलग अलग नेता थे, तो ये सब अगर देखा जाए तो ये सब कौन थे, ये उदारवादी थे। लेकिन अब यहाँ जो बात चल रही है, ये बात चल रही है उग्रवादी। तो ये जो नेता हैं ये सभी कैसे हैं, उग्रवादी। क्योंकि पेपर में यहाँ से भी क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा उदारवादी है और निम्नलिखित में से कौन सा उग्रवादी है। तो इसी में आगे बात आती है उग्रवाद को जन्म देने के प्रमुख कारण। तो जन्म देने के प्रमुख कारण कि सरकार द्वारा जनता को भड़काने वाली नीति। अब भड़काने वाली नीति क्या है, उदाहरण के स्वरूप में अगर देखा जाए तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। मतलब अगर जनता को कोई समस्या है, यानी जनता को अगर समस्या है तो इनकी समस्या अंग्रेजों तक यानी ब्रिटिश हुकूमत तक पहुंचनी चाहिए, और वो पहुंचेगी किस माध्यम से, पेपर यानी अखबार के माध्यम से। अब अखबारों में इनकी बातें अगर छपेंगी तो यानी अंग्रेजों की क्या छपेगी, बुराई, क्यों अंग्रेज गलत व्यवहार कर रहे हैं। तो इसीलिए उन्होंने प्रेस पे एक्ट लगा दिया। तो यहाँ पर सेंसर भी बोला जाता है इसको। तो प्रेस एक्ट अगर देखा जाए तो वर्नाकुलर एक्ट, तो ये तो जाहिर सी बात है कि आप जनता को बोल नहीं दे रहे हो तो उस बात का बुरा लगेगा जनता को। तो ये भी कहीं ना कहीं एक कारण था। फिर बात आती है भारतीय युवाओं के मन में बैठा यूरोपीय अपराजयता का मिथक टूट गया। क्यों, क्योंकि अगर हम देखें तो भारत हमारा यहाँ पर है और यूरोप हमारा इधर देखने को मिलेगा, और इधर हमें देखने को मिलेगा अमेरिका। तो इधर नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका। तो यहाँ अगर देखा जाए तो अमेरिका को भी कहीं ना कहीं किसने बसाया था, यूरोप ने बसाया था। और यहाँ पर हमने स्टार्टिंग में 13 बस्तियां हमें देखने को मिलती हैं कि स्टार्टिंग जो हुई है अमेरिका की वो 13 बस्तियों से हुई है जो यूरोपियों ने बसाई। अब इनके बीच में भी विवाद हो गया कि कहीं ना कहीं इन्होंने भी यूरोप को क्या कर दिया, नकार दिया अंग्रेजों को। जबकि ये भी अंग्रेजी थे, तो इन्होंने इन यूरोपियों को नकार दिया कि हम तुम्हें नहीं मानते, हम जो भी हैं वो खुद से हैं, तुमसे नहीं है। तो इसीलिए अब ये बात भारतीयों को भी पता चली कि ऐसा ऐसा अमेरिका में हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये समझ गए कि जब ये हरा सकते हैं तो हम भी हरा सकते हैं। तो यूरोपीय अपराजयता का मिथक इनके दिमाग से निकल गया कि इन्हें भी हराया जा सकता है। 1903 में बाहरी अकाल के बाद दूसरे दिल्ली दरबार का आयोजन। तो दिल्ली दरबार का मतलब यहाँ दिक्कत सबसे बड़ी ये थी कि यहाँ भारत में पड़ा है अकाल, लोगों के पास खाने को नहीं है, और यहाँ पर क्या लग रहा है, दिल्ली दरबार लग रहा है। तो उस वजह से लोगों में ये बात मतलब बहुत ज्यादा लोगों को, जनता को बुरा लगेगा कि लोग भूखे मर रहे हैं और आप क्या कर रहे हो, दावत उड़ा रहे हो, यानी दिल्ली दरबार लगा रहे हो। तो यहाँ नोट में ये इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है कि पहला जो दिल्ली दरबार लगा था वो लगा था 1877 में। और यहाँ अगर देखा जाए तो रानी विक्टोरिया आई थी। तो जो रानी विक्टोरिया आई थी इन्हें बोला गया था केसरे हिंद। इनको केसरे हिंद की उपाधि दी गई थी पहले जो दिल्ली दरबार लगा था 1877 में। दूसरा, यहाँ दूसरे वाला भी इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि यहाँ भारी अकाल पड़ा उसके बाद भी आयोजन हुआ। तो ये बात जनता को बहुत ज्यादा बुरी लगी। और तीसरा हमारा इसलिए इंपॉर्टेंट है 1911 वाला, क्योंकि जो राजधानी है वो अगर देखा जाए तो कलकत्ता से जो राजधानी थी वो कहाँ ट्रांसफर हो जाएगी, दिल्ली ट्रांसफर हो जाएगी। तो आज की डेट में जो हम देखते हैं भारत की राजधानी कहाँ है, दिल्ली। तो वो 1911 में कलकत्ता से दिल्ली शिफ्ट हो गई थी। तो इसीलिए दिल्ली दरबार अलग अलग देखने को मिलेंगे, जिसमें से अभी हमारी बात चल रही है 1903 की। लेकिन आपको ये भी याद रखना है कि पहले में विक्टोरिया को केसरे हिंद की उपाधि गई थी, दूसरे में अकाल आया था, और तीसरे में राजधानी शिफ्ट हुई थी। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि केसरे हिंद जो उपाधि थी वो किसको मिली थी, वो गांधी को भी मिली थी। क्योंकि यहाँ विक्टोरिया के अलावा अगर कोई दूसरा नाम आता है तो वो किसका आता है, महात्मा गांधी का। तो ये नाम भी इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान रखना है आपको। फिर बात आती है विचारधारा एवं कार्य पद्धति। मतलब इनके जो काम करने का तरीका था, कि इनकी विचारधाराएं क्या थी और इनके काम करने का तरीका क्या था। उग्रवादी नेता ब्रिटिश शासन से घृणा करते थे। जाहिर सी बात है उन्हें ब्रिटिश लोगों का शासन पसंद नहीं था, क्योंकि बहुत ही मतलब अगर देखा जाए तो भारतीयों को परेशान करने वाली नीतियां थी, इसीलिए वो घृणा करते थे, उन्हें अच्छा नहीं लगता था। अब इन सभी नेताओं में जैसे हमने देखा बाल बाल पाल, लाल बाल और पाल, तो तीन प्रमुख नेता हैं, जिसमें से तिलक सबसे ज्यादा हाईलाइट है। तिलक तो 6 साल जेल भी रह के आए थे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट नेता है। तो तिलक ने कुछ बातें कही, जैसे पहली इंपॉर्टेंट बात ये पूछा भी जाता है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। ये स्टेटमेंट तिलक ने दिया था। अब ये स्टेटमेंट तिलक ने दिया था, तो ये स्टेटमेंट एग्जाम के अगर नजरिए से देखा जाए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा जाता है। फिर बात आती है 1893 में गणपति महोत्सव की शुरुआत हुई। जो आज की डेट में हम कहते हैं गणपति विसर्जन या फिर गणेश चौथ, तो जो मनाया जाता है वो किसकी देन है, वो बाल गंगाधर तिलक की देन है। तो बाल गंगाधर जो तिलक हैं, तो कहीं ना कहीं इन्होंने ही गणपति महोत्सव की शुरुआत की। क्यों, क्योंकि ये चाहते थे कि हिंदुओं में क्या हो जाए, एकता।
तो हिंदू एकता यानी अब जो धर्म है, तो धर्म के आधार पर सभी लोग जुड़ेंगे। भाई धर्म के आधार पर अगर हिंदू हैं तो सभी लोग जुड़ना शुरू हो जाएंगे। तो उस आधार पर यहाँ पर जितनी भी चीजें होंगी तो इसे देखने को मिलेगा गणपति महोत्सव। तो धार्मिक एकता का रूप देखने को मिलेगा, सबसे बड़ी बात। दूसरी बात हमारी यह है कि 1895 में शिवाजी महोत्सव, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर भी किसकी बात आ रही है, हिंदू धर्म की बात आ रही है। अब ये भी जो हमें देखने को मिलेगा वो हिंदू धर्म के लिए देखने को मिलेगा, जिसका शिवाजी महोत्सव अगर देखा जाए तो ये हमारा होता है महाराष्ट्र में। और महाराष्ट्र में अगर देखा जाए तो लैंग्वेज बोली जाती है मराठी। क्यों? क्योंकि वहां पर लोग कौन है, मराठा। अब जब मराठा है तो कहीं ना कहीं ये सभी लोग किसको मानते हैं, शिवाजी को। तो इसी वजह से शिवाजी को मानते हैं, तो कहीं ना कहीं शिवाजी को मानते हैं, इसीलिए शिवाजी महोत्सव की शुरुआत की गई। तो इससे भी कहीं ना कहीं मराठा एकता जागृत होगी। तो इस बात को यहाँ पर यह कहा है इतिहासकारों ने कि यहाँ पर धर्म का राजनैतिक अस्त्र के रूप में प्रयोग किया गया। अब धर्म, भाई हिंदू हैं या मराठी हैं तो सभी लोग एक साथ जोड़ेंगे, तो उस वजह से यानी कि जो धर्म होगा राजनीतिक अस्त्र के रूप में उसका प्रयोग हो, जिससे सांप्रदायिकता को बढ़ावा मिला। यानी कल को अगर धर्म पर कोई भी बात आई तो सभी जितने भी चाहे वो हिंदू हो तो एक साथ उठकर सामने आएंगे और अंग्रेजों का सामना करेंगे। तो ये चीज हमें देखने को मिलेगी कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो जो भारत की आजादी है उसमें धर्म ने काफी अहम रोल निभाया है। क्योंकि जैसे हमने पीछे देखे थे तो हमारे धार्मिक धर्म सुधार आंदोलन देखे थे हमने, जैसे हिंदू धर्म था, मुस्लिम धर्म था, सिख धर्म था, पारसी धर्म था, और इसके अलावा अगर देखा जाए तो अन्य समाज सुधार भी हमने देखे थे। तो कहीं ना कहीं आजादी के लिए जो देखा जाए तो वो धर्म बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये चीजें हमें देखने को मिलेंगी द्वितीय चरण में। तो अब इसके जो आगे हमारी बात होगी वो बात होगी हमारे बंगाल विभाजन की। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू गाइस।